हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम कुछ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हुए अगेन वो सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, 7 तक वैसे एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में हम न्यू इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा पेपर्स में, न्यूज़ में न्यू इंडिया के बारे में। उसके बाद चैप्टर 9 जो आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 7 तक आपका एग्रीकल्चर का पूरा जो कंसेप्ट है और जो भी कंटेंट है ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स किया गया, कंसल्टेशन ज़्यादा किस एस्पेक्ट पर था। ठीक है, और लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमें क्यों बहुत ज़्यादा है। जो कंटेम्प्रेरी लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में जो पहले हुए 1950-60 से स्टार्ट होते हैं और अभी भी जो होते हैं, इनका जो मेन एस्पेक्ट होता है या एक फोकस होता है वो है एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड सीलिंग एक्ट, रिफॉर्म्स इन टेनेंसी, राइट्स ऑफ टेनेंसी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड लैंड कंसोलिडेशन। तो जमींदारी सिस्टम था जो ब्रिटिश टाइम से चला रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए लैंड सीलिंग का मतलब ये हुआ, इन्होंने डिसाइड ये किया कि एक हम अपर सीलिंग रखते हैं, एक अपर लिमिट रखते हैं, इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो सरप्लस माना जाएगा और फिर जो लैंडलेस होंगे उनको वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे भूदान आंदोलन भी एक चला था कुछ इसी तरीके का। रिफॉर्म्स इन टेनेंसी और राइट्स ऑफ टेनेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स या कल्टिवेटर्स। ठीक है, तो उसमें कल्टिवेशन में आपको रिफॉर्म्स या फिर जो फार्मर्स होते हैं उनके राइट्स के बारे में भी बात की जा रही थी। और लैंड कंसोलिडेशन, लैंड कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जनरेशन टू जनरेशन जो लैंड होता है वो फ्रेगमेंट होते जाता है, वो छोटे छोटे पैच में डिवाइड होते जाता है। ठीक है, हेरिडेटरी राइट्स की वजह से। तो उसको एक साथ ला के यहाँ पर कल्टिवेशन करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसका कॉन्सेप्ट आता है आपको सोशल फार्मिंग हो या फिर कॉमन लैंड पर फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से लैंड कंसोलिडेशन का भी काम यहाँ पर किया जाता है। जो कंटेम्प्रेरी लैंड रिफॉर्म से वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन सभी टॉपिक्स पर वो बेस्ड रहते हैं। इंडिया में आप एग्रीकल्चर का देखेंगे या फिर जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन की बात करें और बाकी की जो सेक्टर्स है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, उसका क्या इकोनॉमी में यूज रहता है या फिर शेयर क्या है और कितना लैंड वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेटा है जैसे कि 60% ऑफ पॉपुलेशन या 60% के आसपास लैंड भी यहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर में है। यानी कि हमारे यहाँ जितना लैंड है इसका 60% एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर में आता है और वो एग्रीकल्चर सेक्टर मात्र जीडीपी का 70% ही कंट्रीब्यूशन करता है। वहीं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर की बात करें जो कि जीडीपी में करीब 80% से ज़्यादा का शेयर रखता है और वहीं उसके पास लैंड सिर्फ आपको 11% के आसपास में ही है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर इसके पास लैंड टोटल 60%, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन मात्र 17%, और वहीं इंडस्ट्रियल या जो सर्विस सेक्टर है इसका लैंड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो लैंड एरिया है वो 11% ही है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका ओवर 80% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने ये भी देखा था पहले जो हमने इससे 6th वाला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें भी हमने ये देखा था कि 1951 में जो लैंड आपको इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में आते थे वो मात्र कितने परसेंट थे, 3% हुआ करते थे, जो कि बढ़ के आज के टाइम पर वो 11% हो गए हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा हो गया है। तो ये जो डाइवर्जन देखने को मिलता था आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से देखने को मिला। तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं इस तरह की क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये डेटा आपको लिखने के लिए, बिना डेटा के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। नाउ जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी आपको डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी पे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो लैंड डाइवर्जन हो रहा है वो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर की तरफ हो रहा है। एक तरफ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है और एग्रीकल्चर वाली लैंड जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब हमें क्या होगा, हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि लैंड तो एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकता हमारे पास, लैंड लिमिटेड है, वो भी कम होते जा रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी हमारे पास ये जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। प्रोडक्टिविटी केवल आपको कल्टीवेशन के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दे देने से ये नहीं बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आपको लैंड रिफॉर्म्स में आती है। ठीक है, ये आपको करना होगा।
इसका कुछ और एस्पेक्ट देखेंगे, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, आगे आने वाले कुछ सेक्शन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ये तय है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि ये जो डाइवर्जन है ये और होगा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ज़मीनें हैं वो और कम होने वाली है, ये फिक्स है। क्योंकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, सर्विस सेक्टर का और डेवलपमेंट होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो लोगों को रहने के लिए रेसिडेंस चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो एग्रीकल्चर लैंड का और डाइवर्जन होगा। तो मेनली इस समय फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में जो आया था वो एक्ट इसलिए था क्योंकि लैंड के एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल वर्क्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए लैंड एक्विजिशन भी करना पड़ता है। तो इसके लिए 2013 में ये एक्ट लाया गया था। इससे पहले लैंड एक्विजिशन का एक्ट जो था वो 1894 में था, ब्रिटिश टाइम का था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये अमेंडमेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में ये अमेंडमेंट नहीं है, इस पूरे एक्ट को ही रिप्लेस कर दिया गया है और नया एक्ट ये लाया गया है जो 2013 में लाया गया था। तो ये एक्ट 2013 वाला 1 जनवरी 2014 से ये फोर्स में आता है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव कहा गया है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है या फिर जो ग्राम सभास होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या ग्राम सभा अगर किसी गांव से या फिर जो भी अर्बन एरियाज है वहाँ से अगर लैंड हम किसी का लेते हैं तो वहाँ की जो सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है या फिर गांव में जो ग्राम सभा है, उनका जो परमिशन है वो लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उनके कंसल्टेशन के साथ बाद ही यहाँ पर लैंड एक्वायर किया जाएगा। ठीक है, और ये लैंड एक्विजिशन का काम किसी भी एक्टिविटीज जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अर्बनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया कि ये जिस फैमिली के लैंड होंगे और जो फैमिली इफेक्टेड होगी, चाहे पार्शियली हो या फुली इफेक्टेड हो, उनको रिहैब और रीसेटलमेंट की भी व्यवस्था इसके तहत की गई है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि उनके लिए हम प्रॉपर एंड फेयर कंपनसेशन की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है इस लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत। तो ये कुछ इसकी फैसिलिटीज है, आपको याद रखना, अगेन आंसर राइटिंग में आपको ये मदद। नेशनल लैंड यूज पॉलिसी जो बनाई गई उसमें मेनली इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। ठीक है, तो अभी क्या है कि जैसे गवर्नमेंट का ज़्यादा जो ध्यान रहता है वो लैंड रिफॉर्म पर नहीं रहता, उसका ज़्यादा ध्यान पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, ज़्यादा ध्यान आपका जो रेवेन्यू को इकट्ठा करना या जो रेगुलेटरी उसके पावर्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स एक ऐसा है कि जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आती है, अब देखिए ये रिफॉर्म्स तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करने हैं, तो ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं और सरकारें 5 साल के लिए आती हैं तो उनका एक माइंडसेट भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि 5 साल के लिए रहना है तो अभी हम देख लेते हैं क्या करना है, उसके बाद में देखा जाएगा। तो इस तरीके से एक माइंडसेट भी रहता है लोगों का। लेकिन सरकार जो होती है उनका मेन फोकस अब जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है और मेनली इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पर ही ध्यान दिया जा रहा है और इस चीज़ को ध्यान में रख के लैंड रिफॉर्म्स होने की बात की जा रही है। लीजिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो लीजिंग आउट यानी कि किसी को हम कुछ समय के लिए अपना लैंड लीज पर देते हैं, तो ये एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है। फिलहाल जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है यानी कि जिन पर खेती नहीं होती, उस लैंड को ही आप लीज पर दे सकते हैं या फिर किराए पर दे सकते हैं। जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है जिस पर कल्टीवेशन होता है, उस लैंड को ना किराए पर चढ़ाया जा सकता है और ना ही उसे लीज पर किसी को दिया जा सकता है, ये जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती है, तो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, तो उस पर उस सारे एग्रीकल्चर लैंड पे वो खेती नहीं कर सकते। अब ये जो एग्रीकल्चर लैंड जो होता है ना, या तो यहाँ पर सेल्फ कल्टीवेशन किया जाएगा या फिर उसको बेचना पड़ेगा। ठीक, जो किसान होगा वो कल्टीवेबल लैंड पर क्या करेगा, एग्रीकल्चर लैंड पर या तो खुद खेती करे वो या फिर उसको बेच दे, उसको लीज पर नहीं दे सकता और ना ही उसको रेंट पर दे सकता है वो। तो जिसके पास ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है वो सेल्फ कल्टीवेशन तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए पहली प्रॉब्लम। और किसी को माइग्रेट करना है, गांव से शहरों में आना है, शहरों में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है,
तो उसके लिए भी प्रॉब्लम कि वो अपने लैंड को इस तरीके से छोड़ के नहीं आ सकता। तो ये जो दो सिचुएशन है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे रेंट और लीज पर देने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, ये लीगली नहीं होता है। आपके गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को दे देते हैं खेत पर, वो खेती करता है और कुछ पैसा, या तो पैसा लेते हैं या फिर जो क्रॉप्स होते हैं उसके पार्ट्स आप लेते हैं, शेयर उसमें होती है। तो ये लीगल नहीं होता। ये सारा जो होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम होता है। ये सब जुबानी के बेसिस पर होता है कि हाँ मैंने दिया, उन्होंने लिया। लीगली हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो कहा गया कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसके लिए भी कुछ लीगल प्रोविजंस होने चाहिए। इसके अपने फायदे हैं। फायदे क्या है कि एक जो पूरा कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा है वहां पर कल्टीवेशन हो सकेगा, ठीक है, वो किसी दूसरे को दे सकता है कल्टीवेट करने के लिए, या जो माइग्रेट करना चाहता है वो भी अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी किसी को दे सकता है माइग्रेट कल्टीवेट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और जो माइग्रेट करके शहरों में आ रहे हैं उनका इनकम बढ़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं और एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो इनकी व्यवस्था है कि एग्रीकल्चर लैंड को ना लीज पर दिया जा सकता है और ना ही रेंट पर, ये काफी गलत व्यवस्था है। इसके लिए कुछ प्रोविजन सरकार के द्वारा करना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो रूरल अर्बन माइग्रेशन होते हैं, एंड इट इज हेल्दी माइग्रेशन, ओके, ऐसा नहीं कि लोग पुअर लोग हैं, इनके पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन ये चाहते हैं अपनी इनकम को थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करना, तो इनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। और जब कानूनी रूप से ये लीगली हो जाएगा तो जो ऑनर्स हैं उनके लिए भी ये प्रोटेक्शन का काम होगा, और जो लीज पर लेंगे यानी कि लीज होल्डर्स होंगे उनके लिए भी प्रोटेक्शन का ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिटिगेशन आप देखेंगे जहाँ पर जो लीज पर लेने वाले लोग होते हैं, भले वो लीगली नहीं लेते हैं लेकिन वो अपना ओनरशिप वहाँ पर करने लगते हैं कि हमने 20 सालों तक 25 सालों तक इनके लैंड पर एग्रीकल्चर का काम किया है तो अभी हमारा है। तो ये सारा लिटिगेशन का प्रोसेस होता है, तो इन सब सारी चीज़ों से बचा जा सके, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लीज पर लैंड लिया जाएगा तो लैंड एक्विजिशन का जो काम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। किसी को कंपनी वहाँ पर बनानी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर करना है, तो वो भी लीज पर ले लेगा, तो लैंड एक्वायर नहीं करना पड़ेगा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो वो काम आपका बच जाएगा, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हो सकता है, ओके। तो कंपनसेशन जो देनी पड़ती है जब एक्वायर नहीं करेंगे तो आपको कंपनसेशन भी नहीं देना पड़ेगा, रीसेटलमेंट एंड इससे रिलेटेड जितने भी आपको इश्यूज होते हैं या कॉस्ट होते हैं वो आपको बेयर नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर लैंड को भी लीज के तौर पर या रेंट के तौर पर देने की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग फ्रॉम प्रिजम्पटिव टू कंक्लूसिव टाइटल। प्रिजम्पटिव और कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर जैसे लैंड का रजिस्ट्रेशन होता है, तो पहले जो लैंड का रजिस्ट्रेशन होता था ये प्रिजम्पटिव हुआ करता था, यानी कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया लैंड का लेकिन ऑनरशिप जो होता था उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो अगेन ये लिटिगेशन का इशू हो जाता था, केसेस कोर्ट में जाते थे एंड सो ऑन, ये काफ़ी इशू होता था। जब हम इसको कंक्लूसिव टाइटल के बेसिस पर रजिस्टर कराते हैं तब इसमें आपके ऑनरशिप का भी रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कहा जाता है कि आप इसके ऑनर हो गए, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं। तो इसलिए कहा गया कि अब मूव होने की जरूरत है कि जो प्रिजम्पटिव टाइटल होते हैं वहां से मूव करके आपको कंक्लूसिव टाइटल की तरफ आना पड़ेगा। ये सबके लिए बेहतर है, चाहे ऑनर हो उसके लिए भी बेहतर है कि लीगली उसका ऑनर हो जाएगा बाय रजिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ जो आप रेंट पर दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, वहाँ के लिए भी आपको काम करेगा। फिर वो अपना ऑनरशिप वहाँ पे वो नहीं दे सकते हैं कि या फिर क्लेम नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, ओके। तो उसके साथ साथ 2008 में आप देखेंगे कि एक नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। मेनली डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम था कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए इन द एंड ऑफ 12th प्लान, ठीक है। अब ये जो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा इसके अपने फायदे होते हैं। आपका लैंड ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कम होगा, आपका जो लीगल अनसर्टेनिटी रहती थी पहले प्रिजम्पटिव टाइटल के अंडर में वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट को एक इंटरमीडिएट का रोल करना पड़ता था। जैसे लैंड एक्विजिशन में काम अगर करना हो तो लैंड एक्विजिशन का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह,
ठीक है, और फिर उनको एक्वायर करके इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पर काम हो जाएगा, सीधा लैंड ऑनर के साथ यहाँ पर कंपनियां अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। पहले जो लैंड रिफॉर्म्स हुआ करते थे, वो जैसे हमने देखा कि जो जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन था या कंसोलिडेशन था लैंड का, ओके, या फिर जो इंटरमीडिएट जो थे हुआ करते थे उनको हटाने के लिए हुआ करता था, तो जनरली उसके इर्द गिर्द हुआ करता था। लेकिन ये जो लैंड रिफॉर्म है इससे कहीं ज़्यादा है, इसका कंसेप्ट काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लैंड टाइटल के साथ हम लैंड राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रो पुअर वैल्यूज की, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इक्विटी, जस्टिस, जेंडर सेंसिटिविटी, है ना, यानी कि लैंड होल्डिंग का जो ऑनरशिप है वो वीमेन को भी मिलना चाहिए। बहुत कम वीमेन है जिनके पास लैंड होल्डिंग की ऑनरशिप होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि लैंड भी एक राइट बेस्ड, ठीक है, एक अधिकार के बेसिस पर यहाँ पर अब देखा जाता है, सिर्फ एक रिफॉर्म या डेवलपमेंट के बेसिस पर ही नहीं देखा जाता, या फिर कल्टीवेशन एंड ऑल थिंग्स के बेसिस पर ही नहीं देखा जाता। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड जो होती है सिंपली एक रिसोर्स नहीं होता है। लैंड इज नॉट ओनली अ रिसोर्स और मीडियम फॉर इकोनॉमिक पर्पस। लैंड जो होता है हमारे यहाँ एक फीलिंग होती है। लैंड इज अ फीलिंग। कैसे? लैंड हमारे यहाँ सोसाइटी में प्रेस्टीज का भी काम करती है। लैंड हमारे यहाँ सोसाइटी में पावर का भी काम करती है। ओके, लैंड हमारे यहाँ रिसोर्स का भी काम करती है, इकोनॉमिक जनरेशन का भी काम करती है। ठीक है, सो लैंड जो होती है हमारे यहाँ एक फीलिंग की तरह है। आपके शहर में या आपके गांव के पास जिसके पास ज़्यादा लैंड होगा उसके पास पावर ज़्यादा होती है। ओके, उसके पास प्रेस्टीज ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ लैंड सिर्फ पैसे का ही मोल नहीं है, हमारे यहाँ लैंड पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए लैंड को भी एक राइट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों का ये जो अधिकार है ये जेंडर बेस्ड ना हो पाए। मेनली मेन के पास आपको ये पावर या फिर लैंड ऑनरशिप देखने को मिलती है। ये सब लिखना है आपको, प्रेस्टीज, पावर, इकोनॉमिक सोर्स, ये सब आंसर में लिखना है। ओके, सो हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं आराम से। ये 8 पॉइंट से इसको आप आंसर में लिख सकते हैं। एब्सेंस ऑफ रिलायबल रिकॉर्ड्स, तो जैसे कि डिजिटल फॉर्म्स में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लैंड रिकॉर्ड्स है नहीं, और हमारे यहाँ वीक एंड इरेगुलर रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक प्रोग्राम रिव्यूज नहीं है, मॉनिटरिंग की हमारे यहाँ कुछ खास व्यवस्था नहीं है। एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट, जो हम बजट एलोकेशंस की बात करें लैंड रिफॉर्म्स के लिए लगभग ये नेग्लिजिबल होता है। एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, हमारे जो भी स्कीम प्रोग्राम्स वगैरह चलाई जाती हैं वो आइसोलेटेड तरीके से चलाई जाती है, वो इंटीग्रेटेड या कन्वर्जेंस उसका नहीं होता है। जैसे कि टेनेंसी रिफॉर्म के लिए एक अलग हो गया, ओके, सीलिंग के लिए अलग हो गया, जमींदारी एवोल्यूशन के लिए अलग हो गया, फार्मर्स के सोशल प्रोटेक्शन के लिए आपने अलग दे दिया। ठीक है, तो इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। इन सबको मिला के एक स्कीम बनाइए आप। इससे क्या होगा कि आपका एलोकेशन भी कम करना पड़ेगा आपको, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते हैं वो भी कम हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको सहायता होगी। ओके, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, चूंकि राज्य सरकार जो होते हैं उनका ज़्यादा ध्यान जो होता है पब्लिक ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शंस पर होता है। लैंड रिव्यू पर उनका बहुत ही कम ध्यान होता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और सरकारें 5 साल का ही सोच के आती है, माइंड सेट ही होता है उनका ऐसा। तो मेनली वो उन काम पर ध्यान देती हैं जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। लीगल चैलेंजेस, लूप होल्स, 1950 से जो भी रिफॉर्म चलते आ रहे हैं लैंड रिफॉर्म के, कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग उसमें लिटिगेशन वगैरह होता है। पहले भी आते थे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्ट थे, जमींदार जो बड़े बड़े लोग होते जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, अपने फैमिली में या फिर रिलेटिव में वो ट्रांसफ़र कराते थे या फिर कोर्ट में केस करते थे। और कोर्ट में केस जाने का मतलब 10, 15, 20, 25, 30 साल जितना भी लगे, तो इस तरीके से देरी की जाती थी। ये लूप होल्स होते हैं जिनका फ़ायदा यहाँ पर उठाया जाता है। और सरकारों में इनकी लॉबी भी होती है। अब जितने भी लगभग मैक्सिमम पॉलिटिशियन देखिएगा, मिनिस्टर देखिएगा, वो खुद एक लैंड लॉर्ड्स हैं। वो लोग, उनके पास उतनी प्रॉपर्टी या लैंड्स होती हैं, तो उनका खुद का ही एक लॉबी है जो गवर्नमेंट में काम करता है। तो इस तरीके से ही रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए ही वो बनाए जाते हैं। एंड दिस इज फैक्ट, ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है हकीकत में। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड प्रेशर फ्रॉम बिलो,
अब इसमें भी क्या है कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं लैंड रिफॉर्म से जिनको फायदा मिलने वाला है, उनका कोई सोशल या इकोनॉमिक ग्रुप नहीं है, वो काफ़ी स्कैटर्ड है। तो इसलिए जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी एक मुश्किल हो गया, जैसे हमने पीडीएस में देखा था। वो भी यहाँ पर एक मुश्किल काम है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है ना हमारे यहाँ। लैंड रिकॉर्ड्स की बड़ी कमी है। ऑनरशिप का पता नहीं है कि कौन किसका ऑनरशिप है, सिस्टमेटिक तरीके से कुछ है नहीं। ठीक। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इसकी चर्चा भी हमने की थी कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका शॉर्ट टर्म व्यू रहता है, उनकी लॉबिंग अलग चलती है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर भी हमारे देश का कि इनके आप पॉलिटिकल ये लैंड रिफॉर्म नहीं ला सकते, तो लैंड रिफॉर्म की वजह से जिनको नुकसान होगा वो आपके अगेंस्ट में वोट करेंगे। तो एक ये भी होता है हमारे यहाँ, डेवलपमेंट वर्क से ज़्यादा हमारे यहाँ पॉलिटिकल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। अब ये बात सही भी है कि उनको सत्ता में रहना है तो इनको करना पड़ेगा। इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है काफ़ी इनडेफिनेट होता है, काफ़ी पैथेटिक होता है। यानी कि वो करना नहीं चाहते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं वो चल लेते, और कोई उनका कोई एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो वो नहीं होता है, काफ़ी पैसिव पार्टिसिपेशन उनका आपको देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन पर लैंडलॉर्ड्स या फिर जमींदार का भी इन्फ्लुएंस होता है। अब गांव में पंचायत हो गया आपको, या फिर ब्लॉक में जो ब्लॉक में आपको ऑफिसेज वगैरह होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है, उन पर कौन होता है आखिर? आपका मेनली गांव में जो आपके सरपंच होते हैं या फिर जो मुखिया होता है वो कौन होता है? जनरली वही होता है जो गांव का सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा इन द सेंस पैसे में या पावर में या प्रेस्टीज में। उसी तरीके से लोकल सरकारें जो होती हैं, जो आपके यहाँ म्यूनसिपैलिटी या नगर निगम या नगर पंचायत होती है, वहाँ पर भी कौन चुन के जाते हैं? आम जनता चुन के नहीं जाती है जनरली, वहाँ पर भी वही लोग चुन के जाते हैं जिनके पास पैसा और पावर होता है। तो जिनको रिफॉर्म करना है वो खुद ही में पावर में ही वैसे लोग बैठे हुए हैं, जो रिफॉर्म करेंगे तो उन्हीं को नुकसान होगा। तो फिर बात वही है कि आपके यहाँ रिफॉर्म होगा नहीं। ठीक है, खैर ये सब तो आइडियल आइडियल वाली रियल चीज़ें हैं, ये सब एग्जाम में आपको थोड़ा सा संभल के लिखना है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ लैंड रिफॉर्म से चीज़ें थी। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा चैप्टर 8 में, उसमें हम न्यू इंडिया के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ से मूव करके शिफ्ट करके एक न्यू इंडिया के तौर पर जानी जा रही है, यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर इसको जाना जा रहा है। उसके कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे, कुछ रीजन्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या हर्डल्स हैं न्यू इंडिया के बारे में, रियल इंडिया एक्चुअली में है क्या, ये सारा हम नेक्स्ट चैप्टर 8 नंबर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ना, थैंक यू एंड गुड नाइट।